हेलो दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, आपका प्लानिंग है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कई ऐसे सोल्यूशन देने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपना इंश्योरेंस नहीं सेल कर पाते हैं। तो हमारे वीडियो का मेन जो टॉपिक है कि लोग आपसे इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं, जबकि उसी इंश्योरेंस को अगर आपका सीनियर जाता है तो आराम से उसको क्लोज करके आता है, आप जाते हैं तो आप उसको सेल नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? इसका रीजन क्या है? तो पहला चीज तो है कि मार्केट निगेटिव है। इंश्योरेंस के फील्ड में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन लोगों की जो सोच है, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो गलत है। इंश्योरेंस के बारे में लोग इंश्योरेंस की जो अवधारणा उनके है मन में, वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने सोच रखा है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति किसी को इंश्योरेंस की बात करने जाता है या कोई किसी को ये पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति हमसे इंश्योरेंस के मामले में बात करने वाला है, तो उससे बात करने से बचता है। वो अपना समय नहीं देता है और आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, क्योंकि उसे इंश्योरेंस का गलत मतलब पता है। तो पहला काम तो यही होगा कि आपको इंश्योरेंस का सही मतलब उसको समझाना होगा। लेकिन सही मतलब समझाने के लिए जरूरी है कि आपको खुद से अच्छे से पहले से समझना पड़ेगा कि आखिर इंश्योरेंस है क्या, इसे करना क्यों जरूरी है। जब इन चीजों को आप खुद समझेंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे। तो मार्केट भाई बहुत निगेटिव है। तो पहला काम है कि आपको अपने क्लाइंट्स को, उनको इंश्योरेंस के बारे में सही कॉन्सेप्ट समझाएं। आखिर इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, फ्यूचर में इससे क्या क्या होने वाले लाभ हैं, इनको अच्छे से समझाएं। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, इस तथ्य को उनको क्लियर करें अच्छे से, तभी वो आपसे बात करेंगे। जब आप उनको मीनिंग समझाने में सफल हो जाते हैं, तब आपका दूसरा पॉइंट आता है और फिर आपको उस पर फोकस करना होगा। आपको पता लगाना होगा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर आप इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं तो आपको उनकी समस्या का समाधान देना होगा। अगर आप समस्या का समाधान नहीं देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे इंश्योरेंस नहीं लेगा, आप भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे आपकी कौन सी समस्या सोल्व हो रही है। तो उनको उनकी समस्या गिनाना है, उनको उनके कार्य गिनाने हैं और आपको उनसे बात करना है। बात इस तरह से करें ताकि आपको यह पता चल जाए कि उनकी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, और फिर आप उस समस्या का जब उनको समाधान देंगे तो आपसे जरूर वो इंश्योरेंस लेंगे। तो पहला काम था कि उनको सही मतलब समझाना। दूसरा काम था कि उनकी समस्याओं को समझना, उनकी जरूरतों को आंकना। जब आप आंक लेंगे फिर उसके अनुसार जब आप उनको कोई सोल्यूशन देंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो आपसे जरूर इंश्योरेंस लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि आप उस इंश्योरेंस को बेचते हैं तो नहीं बिकता है, लेकिन अभी आपका सीनियर बेच देता है। इसके पीछे तीसरा रीजन यही है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। आप इंश्योरेंस बात तो करने जाते हैं पर आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको खुद इस बारे में सही से अच्छे से जानकारी नहीं है। तो आपको अपना इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी लर्निंग को इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि आप जिनको इंश्योरेंस सेल करने जा रहे हैं, अगर वो आपसे कोई किसी भी तरह का प्रश्न करे तो आप उनको उसका रिप्लाई दे सकें। अगर आप उनको उनके प्रश्न का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो फिर आप इंश्योरेंस भी सेल नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये पता चलना चाहिए कि आपके पास इस क्षेत्र का अच्छा नॉलेज है। जब आपके पास नॉलेज कम होगा, आप एक दो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, जो पूछेगा आपको सही से प्रॉपर तरीके से आप नहीं समझा पाएंगे, तो वो आंक जाएगा, समझ जाएगा कि इस बंदे को कोई खास जानकारी नहीं है। तो पहले आप जानकारी हासिल करें, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और जब तक आप अपनी जानकारी पूरी नहीं कर पाते हैं तब तक अपने सीनियर का साथ लें। अपने सीनियर के साथ जाएं, देखिए सीनियर किसी से कैसे बात करता है, मीटिंग आप अटेंड करें, ट्रेनिंग जरूर लें। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, किस तरह से लोगों से बात करना है, किस किस टॉपिक पे बात करना है और कैसे उनको एक्सप्लेन करना है और किस तरह से उनकी समस्याओं का पता लगाना है। अब बात करते हैं समस्याओं का। हर परिवार में कुछ छोटे बड़े समस्याएं हैं और लोग उन समस्याओं को सोल्व करने में लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ का मैं आपको
नाम लूंगा और समझाना चाहूंगा, जिस पॉइंट पे आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को उस मुद्दे पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्यक्ति अपने घर परिवार में जो भी उनका बच्चा है उनको अच्छा शिक्षा देना चाहता है, तो एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है अभी के समय में, और हर व्यक्ति अपने बच्चों को देना चाहता है। तो अब हर व्यक्ति जब अपने बच्चों को ये देना चाहता है लेकिन वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर एजुकेशन लेना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। बहुत पैसे चाहिए लोगों को, तभी वो बना सकते हैं। अगर इंजीनियर बनना हो तो कम से कम 7-8 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए कि इंजीनियर बनने के लिए। डॉक्टर बनना है तो 30 से 40 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप इस काम को 7 से 8 लाख के काम को आज से 10 साल के बाद, अगर आपका बच्चा छोटा है, आज प्लानिंग करते हैं तो उस काम को आप कम पैसे में कर सकते हैं। 7 लाख के काम को अगर आप प्लानिंग करके चले तो इसे आप 3 लाख में कर सकते हैं, इस तरह से। तो आपको यह समझाना पड़ेगा कि उनके कार्य क्या है, उनको समझना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। हर व्यक्ति की दूसरी बड़ी समस्या है कि उनको अपने बच्चियों की शादी करनी पड़ती है, मैरिज। हर परिवार में किसी न किसी का मैरिज करना है, कोई बच्ची है, और आपको पता है कि आजकल अगर कोई शादी करता है तो बहुत पैसे की जरूरत होती है। अभी के समय में अगर कोई शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है तो सोचिए कि आज से आने वाले 20 साल के बाद, 25 साल के बाद उनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। नहीं भी तो कम से कम उनको 20 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए शादी करने के लिए। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वो बंदा इस 20 लाख के काम को चाहे तो 5 लाख में निपटा सकता है, अगर आज प्लानिंग कर ले। 20 लाख के काम को बंदा 10 लाख में कर सकता है, 10 लाख के काम को चाहे तो 5 लाख में प्लानिंग करके इसे निपटा सकता है। तो उनकी जो बड़ी समस्या थी दूसरी है मैरिज, और हर घर में इसकी समस्या है। तो पहले हमें मैरिज के बारे में लोगों को समझाना होगा, उनको बताना पड़ेगा, उनकी समस्या पे देखिए कि उनको क्या है। मैरिज के लिए प्लान चाहिए तो उसी हिसाब से प्लान देना है, एजुकेशन के लिए चाहिए तो हमको एजुकेशन के हिसाब से प्लान देना है। तीसरा है कि हर जिंदगी के एक मोड़ आता है कि हर कोई जब 60 साल का नौकरी कर लेता है, 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। हर व्यक्ति को एक न एक दिन रिटायर होना है, और 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन चाहिए ही चाहिए। अगर पेंशन नहीं होगा तो आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि इंसान का 60 साल की उम्र में डेथ नहीं होता है, इनकम का डेथ जरूर हो जाता है। आज के समय में लोगों की आयु जो है ना, दीर्घ आयु हो चुकी है। अब पहले वाली बात नहीं, अगर आपका खान पीन अच्छा हो, आप अच्छे से मतलब मेंटेन करते हैं अपने आप को, तो 85 साल से भी ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं रहा तो आप बहुत ही कम समय में निपट सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 85 साल ही एवरेज अगर जीते हैं, 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं, तो आगे का जो 25 साल है जिंदगी, उसके जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए कोई ना कोई पेंशन का जरूर व्यवस्था होना चाहिए। आपको ये इंपोर्टेंस उनको देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अगर है तो उनको पेंशन का प्लान करना चाहिए। तो आप अगर समझेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनकी समस्या का जब पता लगाएंगे तो आप उनको पेंशन का समाधान दे सकते हैं। किसी को घर बनाना है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किसी को घर बनाना है, प्लानिंग कर रहा है, तो उनको कंस्ट्रक्शन का काम कराना है। अभी तो काम नहीं करा पा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप प्लानिंग उनको दे सकते हैं। दूसरी है अर्धांगिनी। वाइफ भी हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए कुछ करे। अगर आप नहीं रहते, इस केस में आपके वाइफ का भी जीवन अच्छे से चले, तो अपने वाइफ के लिए भी कोई ना कोई प्लान लेना चाहिए, ताकि अगर इनके नहीं रहने के बाद उनके वाइफ को अगर पैसे की जरूरत पड़े, कुछ पड़े, तो उनको पूरा कर सके। ये भी उनकी ही जिम्मेदारी है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, किसी को शॉपिंग करना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदना है। कई तरह के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो आपको पहले उन समस्याओं को समझना पड़ेगा। जब आप इन समस्याओं को अच्छे से समझ लेंगे, फिर उनको जब आप प्लान देंगे उसके अनुसार, तो आपसे जरूर प्लान लेंगे। जो आपके सीनियर हैं वो क्या करते हैं, उनका भी तो यही काम है, वो पहले आंकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले आपका टेस्ट वगैरह करता है, फिर सही कारण का पता लगाता है कि अगर आपके साथ जो समस्या हो रहा है उसका एक्चुअल में रीजन क्या है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। और पब्लिक रखते हुए चाहे जितना भी महंगा ट्रीटमेंट हो उसे जरूर लेता है। इसी तरह से इंश्योरेंस भी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन आप उनको उनकी समस्या के बारे में जब समझाएंगे
तभी। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो फिर आपसे वो इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि उनकी समस्याओं का समाधान दे। अगर समस्या का समाधान नहीं देते हैं तो कोई भी आपसे इंश्योरेंस नहीं लेगा। ये तो था कि इंश्योरेंस लोग आपसे क्यों नहीं लेते हैं। आप समझते हैं कि इंश्योरेंस का असल मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस का असल मतलब होता है आय की सुरक्षा। अगर आप किसी चीज का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, किसी प्रॉपर्टी का हो या लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन सब का मकसद यही होता है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया जा सके। तो आपके आमदनी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी प्रॉपर्टी है, आप खुद से सवाल कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट से भी यह सवाल कर सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस सेल करते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस सेल नहीं करते हैं, आप नॉर्मल कस्टमर हैं, तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि इंश्योरेंस की आखिर आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस से का मतलब ही होता है सुरक्षा। अब सुरक्षा किस चीज का, तो आय की सुरक्षा। अगर आप अपने आय को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो आपके परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। आपके जीवन का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है, ये अपने आप से सवाल कीजिए। घर हो सकता है आपके लिए, घर अगर 5 करोड़ का भी घर है तो क्या उसे हर रोज आप बेच देंगे, नहीं बेच पाएंगे। तो आखिर कौन सी ऐसी संपत्ति है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप सवाल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा, वो है आपकी सैलरी, आपका इनकम। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है। अब जब प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है तो उसकी सुरक्षा तो करना भी जरूरी है। अगर आप कहीं भी काम करते हैं, आपको पैसा आता है, आपको पैसा को सही जगह पे खर्च करना है, जैसे किसी को एजुकेशन पे खर्च करना है, किसी को मैरिज के लिए अपना पैसा खर्च करना है, किसी को घर बनाना है, किसी को शॉपिंग करना है, उनकी सारी जरूरतें हैं, पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जब जिंदगी आपकी 60 साल की हो जाएगी, उस समय फिर आपकी सैलरी कहां से आएगी। उस समय आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे, आपसे काम नहीं हो पाएगा। जब काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो उस समय फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। इसी को बोलते हैं इनकम का सुरक्षा। आप इस तरह से पैसे का इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको उस पैसे से फ्यूचर में आपको आमदनी आती रहे। इंश्योरेंस का असल मतलब ही होता है आय की सुरक्षा। अब आय की कैसी सुरक्षा, हम रहें या ना रहे, हमारे परिवारजनों को आमदनी आती रहे, उसको आय मिलती रहे, यही है इंश्योरेंस का मतलब। हम रहें या ना रहें, हमारे परिवारजनों को आय मिलती रहे, इसी को बोलते हैं आय की सुरक्षा। अगर आपने ऐसा प्लानिंग कर लिया कि आपके नहीं रहने पे भी आपके परिवार को पैसा मिलता रहे, आप हैं तो भी मिले, आप नहीं हैं तो भी मिले, दोनों कंडीशन में अगर आपके परिवार को पैसा मिलता रहे, इस तरह की आपने कोई प्रिपरेशन कर लिया है तो आपने समझिए अपने आय की सुरक्षा कर ली है। और आय की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस का असल मकसद ही यही होता है कि आय की सुरक्षा, परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना, यही इंश्योरेंस का मतलब होता है। अभी हमने जो पॉइंट डिस्कशन किया है, इसमें 2 पॉइंट आपके सामने आए हैं, आइए उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बोला था आपसे कि आय की जो परिभाषा है, मैं रहूं या ना रहूं, ये 2 ऑप्शन है, मैं रहूं या ना रहूं। इसका क्या मतलब है, अब ये 2 चीज है, यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु है जिसको जो छुपा हुआ है। पहला मैं रहूं, दूसरा ऑप्शन आता है मैं ना रहूं। इससे क्या मतलब है, अगर इस चीज को आपने समझ लिया, इस तथ्य को समझ लिया, तो इंश्योरेंस की आवश्यकता को भी आप समझ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझा तो इस बात को समझ जाएंगे कि आय की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कैसे इतना जरूरी है।
आय की सुरक्षा का परिभाषा है मैं रहूं या ना रहूं मेरे परिवारजनों को आय मिलती रहे। अब ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, नहीं रहने का क्या मतलब है और रहने का क्या मतलब है, इसे समझना होगा डिटेल्स में। मृत्यु कितने तरीके से हो सकता है इसको समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स है जो जानना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है। मृत्यु, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु 2 तरह से हो सकती है, एक होती है साधारण, एक होती है असाधारण। साधारण मृत्यु, पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि साधारण मृत्यु आखिर क्या है। साधारण मृत्यु में होता क्या है कि इंसान सडनली नहीं मर जाता है, वो धीरे 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 जब उसका आयु पुर जाता है तो उसके इंतकाल हो जाता है, उसका मौत हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। ये कब होता है? जब उसकी आयु पुर जाती है। और हर इंसान का आज के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति है नॉर्मली 85 ईयर्स तक तो जीता ही है, एक एवरेज लाइफ साइकिल है आज के समय में। तो अगर वो धीरे धीरे मरेगा, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, उस समय आपके इनकम का डेथ हो जाएगा। आपका तो डेथ नहीं होगा क्योंकि ये तो धीरे धीरे है, जब समय पूरेगा तो चलेगा, लेकिन इसके बाद आपके 60 साल के जैसे उम्र होगा आपके इनकम का डेथ यहां पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 साल के उम्र में ही आपके इनकम का डेथ हो जाएगा। लेकिन क्या इनकम का डेथ हो गया तो क्या इसके बाद आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है? सवाल यही है कि अगर आप 60 साल के हो जाते हैं, आप सही हैं, आप अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी रुक जाती है, तो अगर आमदनी रुक गई तो फिर क्या फायदा आपका? अगर कोई रहे पूरे जीवन रहे, अच्छे से रहे और 1 रुपए का आय अर्जित नहीं करते रहे तो सागर में, समाज में उसके क्या वैल्यू होता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल जीरो वैल्यू है। अगर कम अपने लाइफ में अगर शुरुआती दौर से ही अगर वो रहता है पर कोई भी आय अर्जित नहीं करता है तो लोग उसको निकम्मा कहते हैं, इस तरह की बातें होती है। लेकिन फिर सेम इसी तरह से जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है तो आपके पास इनकम का कोई दूसरा संसाधन नहीं रहता है। आपकी सैलरी जब रुक जाएगी तो आपके पास आय नहीं होगा। लेकिन इसके आगे की जिंदगी जीने के लिए जो आपको अभी के बाद में जो 25 साल तक की जिंदगी अभी बची हुई है, यहाँ पे एवरेज लाइफ साइकिल के हिसाब से भी अगर हम जोड़े तो ये 25 साल की जिंदगी जीने के लिए क्या पैसे की जरूरत है या नहीं है, ये पॉइंट है। अगर हाँ पैसे की जरूरत आपको लगता है तो क्या इसके लिए आपने कोई प्लानिंग किया है? तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस की जरूरत है कि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस का मतलब गलत तरीके से लेते हैं। लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मर जाने के बाद पैसा मिलता है, और यह सबसे बड़ा गलत अवधारणा है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब मरने से नहीं होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है आय की मृत्यु से। इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि आपकी आय की मृत्यु नहीं हो। एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब 60 साल की उम्र में आपका नौकरी खत्म हो जाता है, आपके पैसे का स्रोत रुक जाता है, तो उसके बाद की जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो कहां से आएगा? तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया, खुद को इस काबिल तैयार कर लिया, अगर मैं रिटायर हो भी जाता हूं उसके बावजूद भी मुझे आर्थिक रूप से सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, मेरे पैसे की कमी नहीं होगी, पैसे आते रहेंगे लगातार जब तक मैं जीवित रहूंगा, यानी कि आपने पेंशन का व्यवस्था कर लिया। तो क्या आपने पेंशन की व्यवस्था कर लिया है? तो पेंशन की व्यवस्था अगर नहीं किया है तो आपको जरूरी है कि अभी से इसके लिए सोचें। 60 साल के बाद आप सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपको उससे 20 साल पहले ही सोचना है, 25 साल पहले सोचना है, कि ताकि हमारा जब इस सिचुएशन से हम गुजरे, हमारी इनकम रुक जाए तो हमको इनकम आती रहे कंटिन्यू। तो इसके लिए आपको पेंशन प्लान कोई ना कोई लेना चाहिए, और पेंशन प्लान लेना बहुत जरूरी है। मैंने आगे डिस्कस किया था कि जरूरत है पेंशन प्लान की। अब ये क्यों जरूरत है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे समझे पेंशन प्लान क्यों लेना जरूरी है। क्योंकि जब 60 साल के बाद हमारी जीवन रुक जाती है, हमारी आय रुक जाती है, लेकिन जीवन चलता रहता है। अब उस जीवन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। आप सोचिए 25 साल जीवित रहते हैं, अगर एवरेज आपका महीने का 20,000 रुपए भी खर्चा आता है या 10,000 भी खर्चा आता है, आपका तो कितने पैसे की आवश्यकता है? क्या इसका इंतजाम किया है आपने? नहीं किया है तो आज ही आपको इसका प्लान करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अगर बुढ़ापी के समय में आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास आमदनी नहीं होगी, लेकिन आपका जो पार्ट पुर्जा है, शरीर है, वो तो और ज्यादा रिपेयरिंग मांगेगा, उसको मेडिकल की जरूरत होगी। तो क्या आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है? नहीं।
तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, ताकि जब आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, किसी रीजन से आपके पास पैसे कम हो, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको गंभीर बीमारियों से इलाज कराने के लिए आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है, ताकि आपका समय पे इलाज हो सके। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। साधारण अगर आपका डेथ होता है तो धीरे धीरे होता है, और 60 साल की उम्र में आमदनी हमारा रुक जाता है, तो उस आमदनी को कंटिन्यू करने के लिए हमें पेंशन प्लान लेना चाहिए। आपने इस प्लान को अच्छे से समझा, पेंशन प्लान लेना क्यों जरूरी है, और ये पॉइंट आप अपने अगर कस्टमर को समझा पाते हैं तो आपका पेंशन प्लान जरूर सेल होगा। और अगर आप आम व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं तो क्यों लेना चाहिए, आपने इस चीज को अभी तक समझ लिया है। अब हमारे लाइफ का जो दूसरा पहलू है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सीडेंटल। अब होता क्या है कि कभी कभी सडनली असाधारण तरीके से किसी की मौत हो जाती है, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है। यह असाधारण होता है, सडनली होता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। देखा जाए तो इंसान पूर्ण रूप से अपने घर में सुरक्षित है, लेकिन फिर वो घर के बाहर जाता ही क्यों है? क्योंकि उसकी जरूरतें हैं जो उसे घर के बाहर लेके जाती है। अगर उन जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो घर परिवार की आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेगा? अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो घर परिवार के सपनों को कैसे पूरा करेगा, अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? तो उसके लिए पैसे कमाना बहुत जरूरी है, और पैसे कमाना अगर जरूरी है तो घर से जाना ही पड़ेगा। लेकिन घर से बाहर जाने के बाद हमारे साथ एक स्थिति आ जाती है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। कभी भी ये हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। पर एक्सीडेंट का असल मतलब क्या है? क्या एक्सीडेंट सिर्फ रोड पे चलने के कारण ही होता है, या और भी कई रीजन है? इसे जानना जरूरी है। पहला कंडीशन है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये सडनली आता है। अब ये कहीं भी हो सकता है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट आपका हो सकता है। भले ही आप चाहे जितनी भी सुरक्षा के साथ चले हों, आपके सामने वाला आने वाला जो व्यक्ति है या आपके पीछे से आने वाला व्यक्ति है, उसका व्यक्ति की सुरक्षा का आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। आप भले ही सावधानी से चल रहे हैं, पर पता नहीं वो सावधान है या नहीं है। किसी की भी, उसी के गलती से भी अगर एक्सीडेंट होता है तो भी किसी की भी जान जा सकती है, या कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो सकता है। दूसरा है कि अगर आप घर में ही हैं, घर गिर जाए, तो अगर आप किसी का डेथ हो जाए या आपका अपंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज आप हो जाते हैं, तो ये भी एक एक्सीडेंट का रूप है। आप जिस सड़क से जा रहे हैं वहां पे कोई पुल पुलिया है, आप क्रॉस कर रहे हैं, हो सकता है कोई पुल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये भी एक एक्सीडेंट है। करंट लग जाए, घर में ही है या कहीं पे भी है, आप काम कर रहे हैं, आपको करंट लग जाए, हो सकता है। दूसरा चीज है बादल जब दिखते हैं, बरसात होता है, कड़कता है, किसी के ऊपर भी गिर सकता है और किसी का भी डेथ हो सकता है, यह भी एक एक्सीडेंट है। तो सिर्फ रोड पे चलना ही एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट के कई रूप हैं। घर में भी एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे आपके घर में खाना बनता है, कुकर फट सकता है, आपको क्षति हो सकती है, यह भी एक एक्सीडेंट है। गैस लीक हो गया, आपने गैस जलाया, आग पकड़ लिया, आगजनी हो सकती है और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, यह भी एक एक्सीडेंट है। गैस सिलेंडर फट सकता है और इससे भी क्षति हो सकता है, और यह भी एक नुकसान है। ये सारे के सारे एक्सीडेंट के रूप हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप हर जगह सुरक्षित हैं और सिर्फ रोड पे चल रहे हैं तो ही एक एक्सीडेंट है। आप कहीं काम करने जाते हैं, कहीं पे कोई काम करते हैं, ऊपर चढ़ के काम करने वाला है, हो सकता है कि आप ऊपर से नीचे गिर जाए, तो ये भी एक एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट का कई रूप है और किसी भी तरीके से हो सकता है। तो एक्सीडेंट सडनली आने वाला चीज है, इसलिए इसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अब एक्सीडेंट चाहे जैसे भी हो, एक्सीडेंट का मतलब डेथ तो नहीं होता है, लेकिन डेथ भी हो सकता है और डेथ न भी हो सकता है। आप अपंग हो सकते हैं, आपका हाथ पैर टूट सकता है, हमेशा हमेशा के लिए आपका अपंग हो सकते हैं, पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से आप अपंग हो सकते हैं अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है। तो कंडीशन जो भी हो, इसका मतलब आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो है, चाहे जिस कंडीशन में भी हो हॉस्पिटलाइजेशन जरूर होगा। और हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि आपके पैसे की बर्बादी, क्योंकि आपने जो पैसा सुरक्षित कर रखा है बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, घर के खाना खाने के लिए, अब उन पैसों का खर्च आप कहाँ करेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन पे करेंगे, मेडिकल के ऊपर ये खर्च करेंगे। और एक व्यक्ति का जो शरीर है रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, इसमें अगर कोई भी क्षति पहुंच जाए तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई पार्ट पुर्जा अलग से नहीं मिलता, कोई ला के कभी भी आपको लगा देगा। तो हर चीज है जो ट्रीटमेंट है वो भी महंगा होता है।
तो इसलिए जरूरी है कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया जाए, और हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो घर से बाहर काम करने के लिए जाता है। पूर्ण रूप से घर के हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो रोड पे कहीं भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट किसी भी तरह से किसी के भी साथ हो सकता है, परिवार में किसी का भी हो, सबके ऊपर पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप थोड़ा खर्च करते हैं, पॉलिसी लेते हैं और उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो एक छोटा सा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ता है। इसे समझ ले एक बात कि अगर आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप मात्र 1652 रुपए का पॉलिसी लेके अपने परिवार को 10 लाख की सुरक्षा दे सकते हैं। और अगर आप 3304 रुपए खर्च कर देते हैं तो आप अपने परिवार को 20 लाख रुपए का सुरक्षा कवच दे सकते हैं। अब ये 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपके ट्रीटमेंट पे भी खर्च होंगे। आपके अगर डेथ हो जाता है तो आपके परिवार को भी मिल जाएगा, जो आर्थिक रूप से आपके परिवार को सपोर्ट करेगा। तो दो ही कंडीशन था, एक एक्सीडेंट था और एक था असाधारण डेथ एक होता है, और दूसरा हो गया हमारे पास जो साधारण है। तो साधारण के लिए पेंशन जरूरी है, ताकि इनकम रुक जाएगा तो उसके लिए पेंशन जरूरी है, और असाधारण के लिए जरूरी है कि आपका पैसा खर्च नहीं हो। थोड़ा सा पैसा हम हर साल अगर खर्च कर देते हैं, बड़े अमाउंट से अगर खुद को हम बचा सकते हैं, अपना दायित्व किसी कंपनी के ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मात्र 3304 रुपए देकर आप 20 लाख का दायित्व किसी दूसरी कंपनी को आप दे सकते हैं। अब फ्यूचर में अगर आपके साथ उस पीरियड में अगर आपके साथ किसी तरह का कोई अनहोनी हो जाता है, किस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप की सुरक्षा के लिए है। अगर आप जीवित हैं, आपके साथ कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, पर आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल जाएगा। जहां 50 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी है, 2 लाख 3 लाख जो भी खर्च होगा आपके ट्रीटमेंट का, कंपनी आपको करके देगा। लेकिन अगर आपका डेथ हो जाता है तो परिवार को पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो घर से बाहर आने जाने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, उनको लेना चाहिए। हालांकि घर में जो रहते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसका खर्च कम होता है। आप 30 लाख का या 20 लाख का ना लेके 10-10 लाख का हर परिवार घर में हर मेंबर के लिए आप ले लें, ये ज्यादा बेटर है। किसी के साथ अगर अनहोनी होगा, किस तरह का कुछ होगा, तो उसके ट्रीटमेंट में काम आएगा। अगर डेली का आप खर्च जोड़ेंगे तो यह, अगर आप 10 लाख 20 लाख के लिए लेते हैं तो मात्र 9 रुपए डेली का खर्च आता है, और अगर आप 5 लाख के लिए लेते हैं तो डेली का आपका 5 रुपए मान के चलिए 4.5 रुपया खर्च आता है। तो मात्र 4.5 रुपया खर्च करके और 9 रुपया खर्च करके आप अपने परिवार को 10 लाख और 20 लाख का सुरक्षा दे रहे हैं। तो अब इससे आसान क्या होगा और इससे सस्ता क्या होगा? इतने कम पैसे में आप परिवार को 20 लाख का बैकअप लेके चल रहे हैं। यही है आपकी आय की सुरक्षा। क्योंकि अगर आपने नहीं लिया है तो आपका जो पैसा खर्च होना चाहिए था आपके जरूरी कार्य पे, उन पैसा को अब आप खर्च करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन पे। और आपने अगर प्लान ले लिया है तो अब आपका जो जरूरी कार्य तो होता ही रहेगा, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे है कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएंगे। तो आप आर्थिक रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने परिवार को बचा लेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी बात, अगर डेथ का रेशियो चेक करेंगे आप तो हमारे देश में अगर 100 लोगों का डेथ होता है तो 100 लोगों में से साधारण मौत 25 लोगों का होता है, 25% लोगों का है, जबकि एक्सीडेंट की वजह से 75% डेथ होते हैं। तो हमें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत कहाँ है? तो सबसे पहला सुरक्षा तो हमें एक्सीडेंट के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई समय नहीं होता निर्धारित, कभी भी हो सकता है। तो पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लें ताकि आप अपने परिवार को जो सडनली होने वाली समस्याएं से बचा सकें। और परिवार में जितने भी मेंबर है सबको ले, 10-10 लाख का ही ले, सबके लिए ले, ताकि किसी के भी साथ कुछ हो तो वो बच सके। क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है। साल में एक बार पेमेंट करना है 1600 रुपए या 3200 रुपए 3300 रुपए, ये पूरा सालाना है और हर साल आपको रिन्यू करना है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।